तो ये हो गया हम लोगों का आयोडीनेशन शुड टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO4 और HNO3। बाकी हेलोजिनेशन नहीं, केवल आयोडीनेशन। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन है इट इज, सर ये वाला रीजन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज, जो आप बता रहे थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सुन लीजिए एकदम फिर से मैं बता रहा हूं बच्चों, ध्यान सुने आप। देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, एल्केन रिएक्ट विद I2 प्रोड्यूसेस Ri एंड Hi। ये रिएक्शन आयोडीनेशन ऑफ एल्केन के नाम से जाना जाएगा। इस रिएक्शन में Hi एज ए बाई प्रोडक्ट बन रहा है। इसको अगर 2 मिनट के रोक के ये अगर आप देखें तो एल्केन से Ri का बनना, RH से Ri का बनना, क्या ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन है? तो हाँ, ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम ले सकते हैं। RH से Ri में ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो Ri से RH पहुंच जाना रिवर्स हो जाएगा, तो ये रिडक्शन बोला जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ जो आपको बाई प्रोडक्ट बन रहा है HI, जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं उसमें HI इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। उस दिन हम इसको बताए थे, आयोडाइड का साइज बहुत बड़ा होता है, I- आसानी से खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है, दूसरे को रिड्यूस आसानी से कर लेता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि HI इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो HI जो बना ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये Ri यहाँ जो एक और प्रोडक्ट बन रहा है, मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसको ये रिड्यूस करके पीछे ले आ सकता है। तो चूंकि बाई प्रोडक्ट एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये मेन प्रोडक्ट Ri को रिड्यूस करके एल्केन में पहुंचाने में मदद कर देगा। मतलब RH Ri बनाएगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट उसको फिर पहुंचा देगा RH में। तो वेसल में आप RH के साथ I2 मिलाएंगे, वेसल बंद करके छोड़ देंगे, लाइट वाइट देके थोड़ा सा सोचेंगे 10 मिनट बाद आए, आधे घंटे बाद आए, Ri बना के ले जाएंगे घर। Ri वेसल में बनेगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट उसको रिवर्स कर देगा, फिर से एल्केन में पहुंचा देगा। तो आप आधे घंटे 1 घंटे बाद वेसल अगर खोलेंगे तो उसमें आपको ज्यादा Ri नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम Ri रिवर्स होके फिर से RH में पहुंच जाता है। तो वही कहते हैं यील्ड ऑफ Ri रिमेन वेरी लेस ड्यू टू रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ HI। तो आप चाहते हो कि Ri बने, इसी रिएक्शन से बने, तो HI को हटा दो, अदरवाइज HI जब तक रहेगा तब तक इसको बैक कर देगा अपने रिड्यूसिंग एक्शन से। तो HI को हटाने के लिए बाहर से आपको यूज करना पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO4 या HNO3। तो नीचे देखिए पर आयोडिक एसिड से मैंने HI का रिएक्शन लिख दिया है। HI को पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडाइज करके I2 में बदल देता है। तो HI बढ़ेगा Ri के पास, तब तक जो HiO4 है, HNO3 है, वो HI को पकड़ के फेंक देगा किसमें? I2 में। तो HI जो है वो Ri को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, Ri को रिड्यूस नहीं कर पाएगा HI, और Ri को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, खुद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों? ये HI के ऊपर एक्ट करेगा HiO4। तो Ri यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा, यील्ड जो है वो बढ़ जाएगा। एक बार देख लीजिए, फिर अगर आप बोलिए तो मैं आगे बढ़ूं जल्दी से। सर यहाँ रिएक्शन में हम लोग मेंशन नहीं करेंगे कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं और HI जो है वो I2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। बेटा इसमें आयोडीनेशन में तो मेंशन करना चाहिए, आयोडीनेशन में मेंशन करेंगे कि आयोडीनेशन शुड टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ HiO4 और HNO3 सिंस HI, ये सारी कहानी वहां कहनी चाहिए। ऑल्दो ये इस समय इस लेवल पे बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू 12th क्लास। अदरवाइज आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए कि हाइड्रोकार्बन का आयोडीनेशन ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना है। यही नहीं, अभी हम बेंजीन का भी आयोडीनेशन कराएंगे, उसको भी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, मेंशन करना चाहिए इसको। यहाँ पे एरो के ऊपर आपको लिखना चाहिए, यील्ड को बढ़ाना है तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं, चलिए ये वैसे इधर लिख दिया है मैंने, यहाँ भी लिख दे रहा हूं। इस तरह से ठीक है। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं हम? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट प्रिपरेशन है। नेक्स्ट प्रिपरेशन थोड़ा फास्ट करेंगे, अदरवाइज टाइम ले रहा है ज़्यादा। हमारा चौथा नहीं तीसरा प्रिपरेशन है।
फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, वेरी फेमस रिएक्शन, वेरी वेरी फेमस रिएक्शन, इसको आप पढ़ते हैं क्लास 11th में। फ्रॉम एल्कीन रिएक्शन नंबर ए, इसमें क्या है, डबल बॉन्डेड अगर आप एल्कीन लेते हैं और इसको आप हेलोजन खासकर Br2 से ट्रीट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ आता है। इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, समटाइम वाटर भी ले लेते हैं और डार्क की कंडीशन ले लेते हैं। तो ये एक सिंपल रिएक्शन हो गया, एडिशन रिएक्शन में आता है। डबल बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाता है और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ जाता है। याद रखिएगा ये एक एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कभी भी कोई रिएक्शन अगर आप देखें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते समय, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चेंज हो रहा हो और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड घटे, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते समय नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर घट रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो एडिशन रिएक्शन हो रहा है। उस रिएक्शन को आप एडिशन रिएक्शन का नाम दे सकते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सिंपल दिख रहा है, कार्बन से कार्बन के बीच का ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट गया है और प्रोडक्ट में दोनों कार्बनों पे पाई बॉन्ड टूटने के बाद एक एक सिग्मा बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया ब्रोमीन के साथ। तो ये कैसा ब्रोमाइड बन रहा है बच्चों, विसिनल की जेमिनल? विसिनल। विसिनल। ये विसिनल डाइब्रोमाइड बना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाता है, क्यों? क्योंकि जो ब्रोमीन होता है आपका Br2 डिसॉल्व्ड इन CCl4, ये ब्राउन कलर का होता है। ब्रोमीन जब CCl4 में डिसॉल्व मिलेगा तो ये ब्राउन कलर का होगा, और जब ये अल्कीन से रिएक्शन करके ये डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट बना देता है तो ये जो डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट है ये कलरलेस हो जाता है। तो ये अनसैचुरेशन टेस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अनसैचुरेशन का मतलब कहीं पे भी कार्बन से कार्बन के बीच का अगर पाई बॉन्ड है, कार्बन से कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड अगर है तो वहां अगर आप ब्रोमीन CCl4 पुटअप करेंगे तो ब्रोमीन CCl4 जो है वहां रिएक्शन करेगा। रिएक्शन कैसे करेगा? जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड टूटेगा और हर मल्टीपल बॉन्ड कार्बन को एक एक पाई बॉन्ड टूटने पे एक एक ब्रोमीन मिल जाएगा और कलर ब्रोमीन का जो है वो डीकलराइज कर जाएगा। इस रिएक्शन को आप फेमस अनसैचुरेशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये अनसैचुरेशन टेस्ट होता है। अनसैचुरेशन टेस्ट का ये रिएक्शन है। अनसैचुरेशन टेस्ट के एक रिएक्शन में आप इस रिएक्शन को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। आप अपने कंपाउंड को ले लीजिए, आपने कंपाउंड को ले लिया। अनसैचुरेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C का प्रेजेंस होना अनसैचुरेशन कहलाता है। कंपाउंड लेके आप उसमें ब्राउन कलर का ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन CCl4, इसका ब्राउन कलर होता है, ये ब्राउन कलर का सोल्यूशन होता है। आप कंपाउंड में ब्रोमीन CCl4 मिलाइए, अगर ब्राउन कलर रिटेन रह जाए, ब्राउन कलर रिटेन, तो समझ लीजिएगा कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है, वहां कोई रिएक्शन नहीं हुआ।
और अगर ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाए, डीकलराइज ब्राउन कलर, तो वहां पे C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C प्रेजेंट होगा, वहां पे अनसैचुरेशन एग्जिस्ट करेगा। बहुत सिंपली ये अनसैचुरेशन टेस्ट का रिएक्शन है। एल्कीन जो है वो विसिनल डाइब्रोमाइड बनाते हैं इस रिएक्शन में। ये रिएक्शन अनसैचुरेशन टेस्ट का रिएक्शन भी कहलाता है और ये सिंपली एडिशन रिएक्शन है। ये सिंपली एक एडिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो एल्कीन ब्रोमीन से रिएक्शन करा दीजिए, दोनों पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, इस प्रकार से विसिनल डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका एक एग्जांपल अगर आपके सामने लिखे, इसे मान लीजिए आपको किसी ने प्रोपीन दे दिया, इसका रिएक्शन लिख दीजिए ब्रोमीन CCl4 से। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? बहुत आसानी से प्रोडक्ट आप बना लेंगे। CH3 CH CH2 Br एंड Br, ये विसिनल डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट बना दीजिए आप। बहुत सिंपल रिएक्शन। अगर यही मान लीजिए ट्रिपल बॉन्डेड हो, कि डबल बॉन्डेड को अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्डेड हो, तो ट्रिपल बॉन्डेड में क्या होगा? एक मल्टीपल बॉन्ड के लिए एक Br2 चाहिए। ये ट्रिपल बॉन्डेड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, 2 मल्टीपल बॉन्ड है, तो यहां 2Br2 से रिएक्शन होगा और दोनों में 2-2 Br जुड़ेंगे। हर पाई बॉन्ड टूटने पे एक Br एक कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो ये टेट्राब्रोमाइड बन जाएगा, ये टेट्राब्रोमाइड बन जाएगा एल्काइन के साथ। जो एल्कीन 1 मोल बॉन्ड पाई बॉन्ड पे एक Br2 ले रहा है, तो ये आपका एल्काइन एक साथ 2 पाई बॉन्ड इसमें होंगे, तो ये 2Br2 कंज्यूम करके टेट्राब्रोमाइड बनाएगा। ये भी अनसैचुरेशन टेस्ट में आ जाता है। सिंपल रिएक्शन है, ऐसा कोई बहुत विशेष रिएक्शन नहीं। इसके बाद हम लोग उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका एल्कीन का हैलोजिनेशन या Br2 के साथ रिएक्शन, ये अनसैचुरेशन टेस्ट में आ जाता है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये सुनिएगा। देखिए क्या है, ये कंपाउंड है आपका क्या बच्चों? इस कंपाउंड का नाम बोलिए। कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन है ना। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब इसके बनने वाले और कंपाउंड जिसमें बेंजीन की रिंग हो। बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव नेवर शो अनसैचुरेशन टेस्ट रिएक्शन। अनसैचुरेशन टेस्ट रिएक्शन ये आपको अद्भुत बात लगेगी। अरे बेंजीन में तो 3-3 पाई बॉन्ड है, लेकिन उसके बावजूद बेंजीन अनसैचुरेशन टेस्ट रिएक्शन Br2 CCl4 टेस्ट नहीं शो करता है, नहीं देता है। ट्रिपल बॉन्ड इसमें, सॉरी डबल बॉन्ड इसमें 3 है, लेकिन उसके बावजूद बेंजीन और उसके डेरिवेटिव नहीं देते, क्योंकि बेंजीन एक्सट्रीम स्टेबल होता है, एक्सट्रीम स्टेबल कंपाउंड है। एक्सट्रीम स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों। एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 11th में? यस सर। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड, कंप्लीट कंजुगेटेड साइक्लिक कंपाउंड और फॉलोइंग 4n+2 पाई रूल, पाई इलेक्ट्रॉन रूल, दैट इज हकल्स रूल। तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, यहां पे हम आपके लिए लिख देते हैं एक बार के लिए।
cyclic, complete conjugation, कंजुगेशन तो आपको मैंने बता ही दिया है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें n की वैल्यू आप 0, 1, 2 रख सकते हैं। n की वैल्यू 0 भी हो जाती है, 1 भी हो जाती है, 2 भी हो जाती है, 3 भी हो जाती है, अप टू इन्फिनिटी। ये हकल रूल होता है। तो जो कंपाउंड इसको फॉलो करता है वो एरोमेटिक होता है, और उसमें डबल बॉन्ड होने के या मल्टीपल बॉन्ड होने के बावजूद वो एल्कीन का रिएक्शन नहीं देगा। तो ये जो एल्कीन का रिएक्शन है बेंजीन नहीं देता है। एकदम ध्यान रखिएगा, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद ये एल्कीन के जैसे अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देता। ये एल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है बेंजीन। नॉर्मली एडिशन रिएक्शन बेंजीन नहीं देता है। देखिए एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड रह रहा है कि खत्म हो जा रहा है। एडिशन रिएक्शन होने में पाई बॉन्ड खत्म हो रहा है। देख लीजिए एडिशन की कैरेक्टरिस्टिक है पाई बॉन्ड जाना, और बेंजीन पाई बॉन्ड रख के अल्टरनेट पाई बॉन्ड करके अपने आप को रेजोनेंस करा के पूरी तरह से अपने रिंग में एरोमेटिक बना के अपने आप को स्टेबलाइज रखता है। तो बेंजीन का ये पाई बॉन्ड इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाया हुआ है थ्रू आउट द साइकिल। ये कंप्लीट कंजुगेशन, कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देके ये अपने आप को स्टेबल रखता है। पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी लॉस हो जाएगी, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता, इसलिए ये पाई बॉन्ड को लॉस जल्दी नहीं करता। तो बेंजीन में अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं आता, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा रिएक्शन क्या है हमारा, सेकेंड रिएक्शन है बी, रिएक्शन विद HX। HX मतलब क्या, हाइड्रोजन हैलाइड। हम लोग एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसमें हम रिएक्शन विद HX पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करके कैसे बनेगा एल्किल हैलाइड। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन से हैलोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन हैलोजन के बॉन्ड में सबको क्लियर है कि ये नेगेटिव रहेगा हैलोजन और हाइड्रोजन पॉजिटिव रहेगा। यहां एक पाई बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, और यहां HX का ये बॉन्ड टूट जाएगा। सिंपल, पाई बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड कम कर दिया अपना, दोनों का एक एक वैलेंसी कम हो गया। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक हैलोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही कार्बन में हैलोजन आके जुड़ा, ये एल्किल हैलाइड बन जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, एल्किल हैलाइड बन गया। अब क्या ये रिएक्शन भी एडिशन रिएक्शन होगा? क्या इस रिएक्शन को भी हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलेंगे? सर बोलेंगे सर, क्योंकि बिल्कुल ऐड हो रहा है सर। इसमें भी तो Yes, पाई sir. बॉन्ड खत्म होकर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इट इज ऑल्सो एडिशन रिएक्शन। ये भी एक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए क्या है, हमारे पास एल्कीन 2 तरह के होते हैं। एल्कीन जो है आपका 2 तरह का होगा, एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल।
सिमेट्रिकल एल्कीन की पहचान क्या होगी? बहुत सिंपल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और दोनों कार्बन के एक एक दो दो बॉन्ड सिंगल बचे होंगे। इसी तरह से इधर भी दिखा दीजिए। तो दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनका जो सिंगल बॉन्ड छूटा हुआ है, दोनों का दो दो सिंगल बॉन्ड, अगर वो एक जैसे ग्रुप से बन रहा है, जैसे इसको ऐसे ले लिया मैंने, इसको ऐसे कर दिया, एक जैसे ग्रुप से बन रहा है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के जो दोनों सिंगल बॉन्ड एक छूटे हैं वो एक जैसे ग्रुप से बनेंगे तो सिमेट्रिकल एल्कीन हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन नहीं रही, जैसे मान लिया इसके दो तो रेड कलर से दिखाया मैंने और इसका रेड से, और एक मैंने कर दिया इसको दूसरे कलर से, तो ये एल्कीन कैसा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल। तो डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों, जो उनके दो सिंगल बॉन्ड बचे हुए हैं वैलेंसी वाले, वो दोनों सिंगल बॉन्ड दोनों एक ही जैसे ग्रुप से बनाते हैं तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। जैसे देखिए ये सिमेट्रिकल अगर है तो ये भी सिमेट्रिकल कहलाएगा, ये भी सिमेट्रिकल ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक रेड और एक ब्लैक, तो एक रेड एक ब्लैक, ये भी सिमेट्रिकल कहलाएगा। लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है। कैसे दोनों? ये अनसिमेट्रिकल है, दो रेड से दो ब्लैक से, ये कहां से सिमेट्रिकल होगा? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ऐसा कोई बहुत विशेष नहीं है। तो इसको कैसे हम लोग कह सकते हैं? देखिए हम यहाँ पे आपको बनाते हैं। क्लियर है ये सर? हाँ बोलिए सर, ये अनसिमेट्रिकल होता है कि एसिमेट्रिकल होता है सर? अनसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल यहाँ नहीं आता है। एसिमेट्रिकल आप यूज करते हैं कब? जब आप ऑप्टिकल एक्टिविटी में जाते हैं। ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल जब ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे वहां पे हम यूज करेंगे, शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है सर? एसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंस क्या है? अनसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल देखिए, अगर अंग्रेजी के उससे चलें तो एक के जैसा लगता है। अंग्रेजी उसमें अगर लगाई जाए, वर्बल लगाया जाए तो अन और ए में एक लगता है, लेकिन केमिस्ट्री में ये दोनों अलग अलग जगहों पे यूज किए जाते हैं। शब्द का प्रयोग अनसिमेट्रिकल ये एल्कीन के लिए किया जाता है और एसिमेट्रिकल ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम लोग करते हैं। ये केमिस्ट्री और साइंस को लेके बात हो रही है। वर्बल अगर आप करेंगे तो यू में से कि एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अंग्रेजी लगाएंगे लिटरेचर तो लगभग एक जैसी चीजें लगती हैं। लेकिन आप कहीं इस एल्कीन को एसिमेट्रिकल लिखा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री की भाषा में इसको एसिमेट्रिकल नहीं बुलाया जाता। कोई बुला दे तो बात अलग है, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में नहीं बुलाया जाता। अब देखिए क्या है, ये कैसा एल्कीन है? ये जो एल्कीन बनाया कैसा है? जल्दी बोलो। सिमेट्रिकल सर। सिमेट्रिकल। इथीन सिमेट्रिकल, वेरी मच सिमेट्रिकल। ब्यूट-2-ईन ऑल्सो सिमेट्रिकल। एक कार्बन है H से जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, एक कार्बन है H से जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, सिमेट्रिकल। ऑल्सो सिमेट्रिकल। तो ये तीनों एग्जाम्पल बच्चों सिमेट्रिकल एल्कीन के, ये तीनों एग्जाम्पल जो है सिमेट्रिकल एल्कीन के। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आए तो बहुत सिंपल, हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोपीन का। प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल है। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है। अगर मैं साइक्लिक में बनाऊं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं साइक्लिक में बनाऊं, इसको सिमेट्रिकल बुलाएंगे कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। बोलिए बोलिए बोलिए। साइक्लोहेक्सीन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल सर। सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल सर। और इसी पे आप यहाँ एक कार्बन जोड़ दीजिए, ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा।
तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए क्या है, एडिशन करना है, अभी इसका मैकेनिज्म भी हम आपको देखेंगे। एडिशन करना है एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का, एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, बहुत सिंपल। आपके दिमाग में पिक्चर बनी हुई है, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक डबल बॉन्ड कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा, एक डबल बॉन्ड कार्बन को हैलोजन मिलेगा। ये सिंपल इस रिएक्शन का थीम है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। चलिए देखते हैं। तो यहां एक पॉइंट कहता है symmetrical alkene when treated with HX, any double bonded carbon added with H and another added with X, कोई एक डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और कोई एक दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन एक्स से जुड़ जाएगा। सेम प्रोडक्ट, कहीं जोड़िए एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, यहां प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई? एक पहले डबल बॉन्ड खत्म करो, एक लेफ्ट वाले को CH3 कर दो, हाइड्रोजन दे दिया, और राइट वाले को आप Cl कर दो, CH2Cl कर दिया, इथाइल क्लोराइड। तो कहता नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम राइट वाले को हाइड्रोजन देंगे, लेफ्ट वाले को हैलोजन देंगे। कर लो भाई, CH2Cl NCH3, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो कहता है कहीं जोड़ लो, कोई अंतर नहीं बनने वाला, एक ही प्रोडक्ट बनता है, सेम है दोनों। इसी तरह से एक और सिमेट्रिकल एल्कीन ले आइए, एक और सिमेट्रिकल एल्कीन ले आइए। कोई दूसरा हाइड्रोजन हैलाइड ले लीजिए, HBr ले लीजिए। प्रोडक्ट बनाते समय डबल बॉन्डेड कार्बन हटा लीजिएगा और एक को हाइड्रोजन एक को हैलोजन। चलिए हमने इसको हाइड्रोजन दे दिया लेफ्ट वाले को, तो राइट वाले को हैलोजन दे देंगे। कोई अंतर नहीं, आप इधर को हैलोजन देके इधर को हाइड्रोजन दीजिएगा तो भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई अंतर नहीं होता है। अब हो जाएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन के लिए आएगा, आप सबको याद आ रहा होगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल, मार्कोनी रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। अनसिमेट्रिकल अल्कीन एडिशन of HX, addition of HX take place according to Markovnikov's rule। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है सारे बच्चों को पता होगा, 11th क्लास में पढ़े हैं, बहुत आसान सा रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन एडिशन रिएक्शन
negative part of reagent should added to that double bonded carbon at which already less number of H atom exists। बहुत सीधा सरल रूल है। जोड़ते समय रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उसी कार्बन से जोड़ो, और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अप्लाई होता है। जोड़ते समय रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उसी कार्बन से जोड़ो जिसपे पहले से ही कम हाइड्रोजन मौजूद हो। जोड़ते समय रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उसी कार्बन से जोड़ो जिसपे पहले से ही कम हाइड्रोजन मौजूद हो। तो ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन अगर आप HBr से कराएं तो इसका प्रोडक्ट बनाते समय दिख रहा है कि हमारा एडिशन रिएक्शन होने वाला है। तो डबल बॉन्ड टूटेगा। ब्रोमीन जोड़ते समय नेगेटिव पार्ट किस कार्बन से जुड़ेगा बच्चों? CH से कि CH2 से? CH से। तो ये हो गया आपका नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन और H पॉजिटिव पार्ट है। प्रोडक्ट बहुत सीधा सरल सा CH3 CH, यहाँ पे हमको जोड़ना है Br, तो यहाँ पे Br जोड़ दिया जाए। बहुत सीधा सरल प्रोडक्ट, यही बनेगा प्रोडक्ट। इधर पे कभी नहीं जोड़ना। एग्जाम्पल, क्यों भाई, क्यों ऐसा हुआ? वाई मार्कोनिकॉफ रूल प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट। चलिए इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखा जाए और फिर इस प्रोडक्ट को जस्टिफाई कर लिया जाए कि क्यों यही बना। तो मैकेनिज्म देखिए आप। कैसे ये रिएक्शन हुआ होगा देखिए। पहले तो HBr जो है वो अपने आप को रिएक्शन में लगा के हेट्रोलिटिक क्लीवेज करा के HBr जरूर से H+ बनाया होगा और Br- बनाया होगा। दूसरा देखिए एल्कीन, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एल्कीन का मॉलिक्यूल हो, एल्काइन का मॉलिक्यूल हो, सुनिएगा ध्यान से बात को। एल्कीन हो, एल्काइन हो, जहां पे कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड आता है। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जहां पे कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड आता है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जहां कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड आता है। 3 क्लास होती है, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। इन तीनों में कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड आता है। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड हो, तो कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड इटसेल्फ एक कमजोर बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कमजोर होता है, तो पाई बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी को भी रिएक्शन के लिए ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आसानी से अवेलेबल करा सकता है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आसानी से रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो सकता है। इसलिए पाई बॉन्ड रखे गए मॉलिक्यूल को, जिसमें भी कार्बन से कार्बन का पाई बॉन्ड है, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच बुलाया जाता है। क्यों? ये पाई बॉन्ड तोड़ के धड़ से इलेक्ट्रॉन को दे देगा, कहेगा आओ जिसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरे पास पाई बॉन्ड है, कमजोर बॉन्ड है, तोड़ के इसको तुमको हम पाई का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा देंगे। तो इस प्रकार से कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जो रखा होता है उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। तो क्या एल्कीन में इलेक्ट्रॉन रिचनेस है? तो हाँ है, पाई बॉन्ड तो इसमें है। देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, आप देखिए रिएजेंट में 2 पार्ट आए हैं, ध्यान दीजिए बच्चों।
रिएजेंट में दो पार्ट आए हैं, एक H+ और एक Br-। अब इसको मैंने खुद कैसा बुला लिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच। कहीं भी पाई बॉन्ड देखो बोल दो इलेक्ट्रॉन रिच, पाई इलेक्ट्रॉन रिच। तो सोचिए ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है और रिएजेंट में दो पार्ट आया, एक H+ इलेक्ट्रोफाइल है और एक Br- ये न्यूक्लियोफाइल है। निगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको क्या लगता है H+ और Br- में से कौन पहले आएगा इस एल्कीन के पास? ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या इलेक्ट्रॉन रिच Br- इसके पास आने की हिम्मत करेगा? आएगा तो H+ आएगा। क्या ये कभी हिम्मत करेगा? कभी नहीं। इसको तो रिपेल करके भगा देगा ये। देखो मैं भी इलेक्ट्रॉन रिच, तुम भी इलेक्ट्रॉन रिच, कैसे हम लोग का संपर्क बनेगा? तो पहले आराम से अट्रैक्ट करेगा किसको? H+ को सर। Br- नहीं आ सकता। चले जब H+ को बुला लिया, किसने बुला लिया H+ को? किसने H+ को बुला लिया? किसने H+ को बुला लिया? इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन सर। एल्कीन ने। एल्कीन ने बोला आओ H+, तुमको मैं पाई इलेक्ट्रॉन देता हूं। H+ पहुंचेगा इसके पास, तो H+ जब पहुंचेगा तो कहेगा भैया तुम हमको बुला तो लिए इलेक्ट्रॉन का लालच देके, कहां जुड़े? हमको जुड़ने के लिए कोई एक निगेटिव एटम दो। तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, दोनों कार्बन ही हैं, किसी एक कार्बन पे शिफ्ट करा सकता है। इधर भी शिफ्ट करा सकता है क्योंकि ये भी कार्बन है। तो अगर इधर शिफ्ट कराया तो ये इट इज 1 ए पॉसिबिलिटी। इस ए पॉसिबिलिटी में ये CH का कार्बन नेगेटिव चार्ज होगा और CH2 पॉजिटिव चार्ज होगा। समझिएगा बात को। रिएजेंट के प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिलोकलाइज होना, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। H+ आ गया, H+ के प्रेजेंस में कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन पे गया, तो मैंने उसको लेफ्ट डायरेक्शन में अगर डिलोकलाइज कराया तो ये CH नेगेटिव चार्ज होगा और CH2 कैसा हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। तो जो CH नेगेटिव चार्ज होगा उसी से जाके H+ जुड़ जाएगा। देखिए यहां क्या होने वाला है, समझिएगा। ये इस तरह से बनेगा, मैं अभी इसको मिटा दूंगा। CH- और CH2+ ये बनेगा और ये H+ जाके चुपचाप से किससे जुड़ जाएगा? इस CH- से। तो उससे क्या राइज हो जाएगा? देखिए CH3 CH2 CH2+, ये बन गया। ये एक पॉसिबिलिटी है। ये एक कार्बोकेटायन बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। हमने आपको बता रखा है, देखो कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और रेडिकल कार्बन का ये एज ए इंटरमीडिएट बनते हैं। तो इस रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता हुआ नजर आया। तो इस इंटरमीडिएट की डिग्री कौन सी है जी? 1 डिग्री। ये ए वाले रास्ते में बना ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ये 1 डिग्री का बना। क्या एक ही रास्ता था ए? नहीं, एक और रास्ता है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इधर राइट वाले कार्बन पे आए तो सोचिए, दूसरा रास्ता। दोनों में से किसी एक ही पे तो जाएगा, CH3 पे थोड़ी आएगा। तो CH2 पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन आया तो क्या होगा बच्चों? उस समय क्या होगा? ए भूल जाइएगा। अब B पे सोचिएगा। तो ये B पे जब सोचिएगा आप इसको, तो ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन B पे जा रहा है, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। जब ये नेगेटिव होगा तो H+ इससे जुड़ने की पॉसिबिलिटी है। तो इट इज पॉसिबिलिटी नंबर ए। तो ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 भी है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी नंबर 2 में अगर आप देखें तो ये कार्बोकेटायन बनता हुआ नजर आएगा। ये B नंबर का कार्बोकेटायन हो जाएगा। इसकी डिग्री अगर आप देखेंगे तो 2 डिग्री है। चलिए बताइए, अब पढ़ रखे हम लोग, इसमें 2 इंटरमीडिएट बनने की संभावना है, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री। 2 तरह के इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना सकता है ये, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री। आप बताइए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? हम आपको बता देंगे 2 डिग्री। और आपको भी याद होना चाहिए 3 डिग्री की स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन में 2 डिग्री से ज्यादा और 2 डिग्री की 1 डिग्री से ज्यादा होती है। पढ़े हैं आप इसको, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ये मोर स्टेबल हुआ। और ये लेस स्टेबल हुआ। दो पॉसिबिलिटी है, 2 तरह के कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, एक 1 डिग्री और दूसरा 2 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला लेस स्टेबल, 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल।
नेचर को मौका मिला दोनों बनाने का, तो नेचर किसको बनाएगा बच्चों? 1 डिग्री बनाएगा कि 2 डिग्री बनाएगा? लेस स्टेबल बनाएगा कि मोर स्टेबल बनाएगा? मोर स्टेबल सर। हमेशा मोर स्टेबल चीजों को प्रमोट करता है नेचर। नेचर लेस स्टेबल को नहीं बनाएगा। तो ये ए वाला कार्बोकेटायन इस स्टेप में अगर बना भी तो बहुत कम बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ये 2 डिग्री वाला। और जब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया तो ये इंटरमीडिएट अब आगे अगली स्टेप में Br माइनस से रिएक्ट करेगा। तो Br माइनस से रिएक्ट करेगा वो इंटरमीडिएट जो बन के बैठा हुआ है, जो ज्यादा से ज्यादा बना हुआ है। जो बना ही नहीं है या जो कम बना है वो क्या रिएक्ट करेगा? तो अगली स्टेप में Br माइनस से रिएक्शन, और Br माइनस से रिएक्शन होने के बाद ये बन गया प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट बनता है जो कि इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है। हम इस चीज को आपको पहले ही बताए हैं कि जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है बच्चों, वो मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो इसमें अगर मेजर माइनर की बात करें तो 2 ब्रोमोप्रोपेन जो मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट है ये मेजर बनेगा। अगर कोई बोलता है इसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन भी थोड़ा बहुत बना, तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो बन सकता है माइनर प्रोडक्ट के रूप में, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये भी हम लोग कहना ज्यादा सुटेबल समझते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म है। आप इसके मैकेनिज्म को एक बार देखिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिए, अदरवाइज अगर आपको डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रोपीन में मार्कोनिकॉफ रूल लगा, प्रोडक्ट बना। क्यों यही प्रोडक्ट बना, क्यों मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ, इसको आप देखिए, दिमाग लगाइए अपना, और कोई डाउट नहीं हो तो बोलिए, आगे बढ़े। सर बोलिए, सुन रहे हैं। लेस स्टेबल वाले को भी तो ले सकते हैं, जरूरी मोर स्टेबल वाला ही लिए। काहे लोगे भैया तुम लेस स्टेबल? काहे लोगे लेस स्टेबल? जो बना ही नहीं है, जो लेस स्टेबल है, उसको नेचर बनाना चाहेगा। तुम ऐसी लाइफ चाहोगे, यस, कि कोई तुमको कहे कि आज यहां नौकरी करो, कल वहां नौकरी करना, परसों वहां नौकरी करना, आज बनारस रहो, कल दिल्ली रहो, परसों हैदराबाद रहो, ऐसी नौकरी करना चाहोगे क्या कभी जिंदगी में? बोलो। नो सर। तब जब तुम नौकरी नहीं करना चाहोगे ऐसी, तुम क्या चाहोगे? मेरी स्टेबल जॉब हो, मैं एक जगह रहूं, खूब पैसा कमाऊं, खूब आगे बढ़ूं, इधर उधर रोज थोड़ी दौड़ना चाहोगे। तो नेचर भी यही चाहता है। जो चीजें लेस स्टेबल होती हैं वो नेचर नहीं प्रमोट करता है। लेस स्टेबल इंटरमीडिएट को नेचर बनाएगा ही नहीं। जो बनेगा ही नहीं तो Br माइनस से आगे रिएक्शन के लिए वही कार्बोकेटायन जाएगा जो बना है ना। लेकिन सर अगर लेस स्टेबल वाला रिक्वायरमेंट में हो तो? रिक्वायरमेंट में हो तो अब तब आप उसके लिए कोई कंडीशन जनरेट कराइए, तब तो फिर अलग बात हो जाएगी। ये तो नेचुरल रिएक्शन जो होता है उसकी बात हो रही है। आप लेस स्टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों करेंगे भाई? हम तो नहीं करेंगे। आप ही सोचिए, जो मैंने आपको बोला सिंपल सोचा कीजिए। देखिए, साइंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड दुनिया नहीं है, लोगों ने कॉम्प्लिकेट बना रखा है। साइंस बहुत साधारण चीज होती है। साधारण सोचिए, आगे बढ़ते जाइए। आप ही से मैं कहूं कि आपको अनस्टेबल रहना है, ताउम्र आपको अनस्टेबल नौकरी दे देंगे, करोगे कि नहीं करोगे तुम? तो नेचर को काहे को ऐसा सोच रहे हो? एक्सेप्शंस, विपरीत परिस्थिति होने पे की जा सकती है ऐसी नौकरी। हमको कहीं नौकरियां ना मिले तो हम करेंगे, लेकिन सामान्य बात अभी हो रही है। एक्सेप्शंस तो हर जगह है। जल्दी बोलिए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल धड़ाधड़ हम लोग लगा लें, फिर आगे बढ़ जाए। सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल के एग्जाम्पल, देन एंटी मार्कोनिकॉफ भी हो जाए, उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल रिएक्शंस भी कर लेंगे हम लोग। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ MR, मार्कोनिकॉफ रूल। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रोडक्ट बनाते चलो। HCl,
HI. HBr. फटाफट अपनी कॉपी में प्रोडक्ट बना लीजिए, बन गया होगा मेरे ख्याल से। तो सिंपल मार्कोनिकॉफ सब में लग रहा है बच्चों, बहुत साधारण रूप से मार्कोनिकॉफ सब में लग रहा है। मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट बनाते चलिए। पहले वाले में क्या बन रहा है? CH3 CCl CH3 CH3, यही प्रोडक्ट बना पहले वाले में। यस सर। कार्तिकेय क्लास में हो क्या? यस सर, है सर। जरा इस प्रोडक्ट का IUP है वो बताओ, कॉमन नेम बताओ इसका सर सर ये है आइसो। और बेटा आज एक ही हफ्ते में मुलाकात होगी, कान वान मजबूत करके आना तुम लोग अपना। क्यों सर? आइसो कहाँ है? ये कान मजबूत करे तभी ना, खींचेगा तो खिंचाएगा नहीं, तुम्हारे पास ही रहेगा। सर इसमें सर कार्बन सर बीच में लगा, तो सर आइसो ब्यूटेन सर। कहाँ आइसो है बेटे? ये मैंने बोला है बच्चों जो बोलता हूं उसको सुन लो बेटा, उसको सुन लो। मतलब जो आपके टीचर आपसे बोलते हैं वो ऐसे थोड़ी बोलते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत बच्चों को बताया गया है, बहुत बच्चे उसको फॉलो करके आगे बढ़े हैं। तो ब्यूटिल का हर केस रटा होना चाहिए, मत भूलिए ब्यूटिल को। ये ब्यूटिल है, कौन सा ब्यूटिल है बच्चों? थर्ड ब्यूटिल। हाँ जी, फिर से एक बार। थर्ड ब्यूटिल। टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, Tertiary. वेरी गुड, इट इज टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड बेटा, ये टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड है। मत भूलिए, मत इधर उधर जाइए, इन्हीं चीजों को खूब अच्छे से पढ़िए। CH3 और ये आप कर लीजिए इस पे I, और इसमें हो जाएगा आपको CH3 C phenyl group, then Br, then CH3। क्या सारे बच्चों को प्रोडक्ट क्लियर है? जल्दी से बोल दीजिए आप। सर वहाँ पे C होगा थर्ड वाले में, CH नहीं। फिर प्रोडक्ट में क्या कोई गलती हुआ क्या प्रोडक्ट में? ठीक तो है। थर्ड वाले में थर्ड वाले में। CH कैसे होगा? H का 2 वैलेंसी आ जाता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 मिनट। सर, हाँ, H को हटाना है ना ठीक उसको। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये CH ठीक तो है, लेकिन कहाँ गड़बड़ी है? सही है सर। ठीक ठीक तो है सर, बेटा? ठीक है। ये तो सही है। 4 बन रहा है सर। सही है बच्चे, चेक करो। इस आयोडीन को यहाँ ओपन कर लो। ठीक है सर, 4 बन रहा है सर। सर यहाँ पे 2 यही तो है, ठीक तो है। प्रोडक्ट में। सही है ना? आगे बढ़े। हाँ सर वो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े फटाफट। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको आता है एंटी मार्कोनिकॉफ। देखिए अभी हम इसमें लौटने वाले हैं, तुरंत नहीं लौट पाए तो अगली क्लास में लौटेंगे, इसमें एक बार लौटेंगे हम जरूर। कि एक चीज बतानी रह गई है जो कि अभी एनसीईआरटी में यहाँ डिस्कस नहीं है, लेकिन आगे है, इसलिए अभी थोड़ा सा रुक के एंटी मार्कोनिकॉफ कम से कम करा ले एक साथ। अच्छा, एक यहाँ पे आइए आप, मैकेनिज्म में आ जाइए एक बार जरा। ये मैकेनिज्म है आपके पास। मैकेनिज्म में आप देखेंगे बच्चों, जहां पे H+ इन्वॉल्व हुआ है वहां इंटरमीडिएट बना है, और इंटरमीडिएट वाली स्टेप को स्लो बोला जाता है। ये स्लो स्टेप है और ये ऑटोमेटिकली फास्ट है। या तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व ही नहीं किया है,
जहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व किया उसमें एक स्लो दूसरा फास्ट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं स्लोवेस्ट इज द रेट डिटरमाइनिंग, स्लोवेस्ट को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। स्लोवेस्ट इज द आरडीएस, आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप में रिएजेंट में देखिए एचबीआर में ये ई प्लस है इलेक्ट्रोफाइल और ये एनयू माइनस है। तो अल्टीमेटली तो दोनों जुड़े हैं, एच भी जुड़ा है और बी आर भी जुड़ा है, एल्कीन में जाके दोनों जुड़े हैं। लेकिन स्लोएस्ट इज द रेट डिटरमाइनिंग, स्लो स्टेप को रिएजेंट का कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल टेक ओवर कर रहा है, बताइए। स्लो स्टेप को रिएजेंट का कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल टेक ओवर कर रहा है? स्लो स्टेप में रिएजेंट का कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोफाइल H प्लस या न्यूक्लियोफाइल NU माइनस टेक ओवर कर रहा है? सर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ही तो कर रहा है, आगे लेके बढ़ रहा है। न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आया बेचारा। तो ये रिएक्शन स्लोएस्ट रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो रेट का महत्व है, पूरे रिएक्शन के रेट को डिसाइड करने का काम H प्लस करेगा, Br माइनस नहीं करेगा। तो चूंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल की इंपॉर्टेंस है, इसलिए यहाँ पे एडिशन रिएक्शन जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज, एक लाइन यहाँ ऐड कर दी जाए, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म जो है ये कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। एडिशन मैकेनिज्म भी तीन तरह का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और रेडिकल। तो स्लो स्टेप को रिएजेंट का जो पार्ट इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या रेडिकल, स्लो स्टेप में अगर इलेक्ट्रोफाइल उसको आगे लेके बढ़ा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल उसको संभाला तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और रेडिकल संभाला तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि स्लो स्टेप को रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट आगे संभाला हुआ है, लेके आगे बढ़ रहा है, H प्लस आगे लेके बढ़ रहा है, इसलिए इसको मैकेनिज्म को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपसे पूछा जा सकता है मार्कोनिकॉफ रूल इनमें से किस रिएक्शन मैकेनिज्म में फॉलो होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको वहां पे ऑप्शन पकड़ना होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मार्कोनिकॉफ रूल मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ की स्पेलिंग डबल एफ भी मिल जाता है, लास्ट में KOV भी मिल जाता है। इसके लिए झगड़ा नहीं करना है भाई, रशियन साइंटिस्ट हैं, इनके नाम की स्पेलिंग में इंग्लिश में डिस्टर्बेंस रहता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बहुत आसान, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बहुत आसान। क्या है भाई? वही एल्कीन ले आओ, लेकिन हाइड्रोजन हैलाइड में सारे नहीं होंगे, HBr ही आता है। और बस यहां पे एक एडिशनल काम ये होता है कि कोई पर ऑक्साइड देना पड़ता है, कोई पर ऑक्साइड हमको देना पड़ता है। कोई पर ऑक्साइड बाहर से हम लेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से बेंजोइल पर ऑक्साइड आता है, अभी उसका स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं। और प्रोडक्ट देखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो ऐसे ही आपके समझ में आ गया कि निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वहां जाके जुड़ेगा जिसमें पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ में निगेटिव वहां जुड़ रहा था जहां पहले से कम हाइड्रोजन था। तो अब निगेटिव वहां जुड़ेगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होगा। ये हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट। तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये परऑक्साइड कौन कौन सा ले सकते हैं हम लोग? C6H5COO। परऑक्साइड में, जी हाँ, वेरी गुड। एक ये परऑक्साइड सबसे बेहतर है, देखिए इसका फॉर्मूला पूरा हम लिख दे रहे हैं, C6H5C डबल बॉन्ड O। और ये परऑक्साइड बॉन्ड से तो सब लोग फेमिलियर होंगे, और फिर से इसी को रिपीट कर दीजिए।
तो दिस ग्रुप इज बेंजोइल ग्रुप। बेंजोइल, तो दो बेंजोइल एक दूसरे से पेरोक्साइड लिंक से जुड़े हुए हैं, दोनों बेंजोइल हैं और पेरोक्साइड लिंक से जुड़े हैं, तो इनको फॉर्मुलेट कैसे कर देंगे? C6H5CO। C6H5CO इतना दूर है, कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार, ट्वाइस, और बीच में 2 ऑक्सीजन, तो O2 डाल दीजिए। तो ये पेरोक्साइड इसमें बहुत कॉमनली यूज होने वाला पेरोक्साइड है। नहीं तो H2O2 भी यूज कर सकते हैं, बट नॉट वेरी गुड। अदरवाइज H2O2 का भी प्रयोग किया जा सकता है, नॉट वेरी गुड। बेंजोइल पेरोक्साइड इज गुड। तो ये एरो के ऊपर पेरोक्साइड की जगह ये कंपाउंड लिखा मिले तो इट इज ओके। बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये HBr एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दे रहा है। क्या ये रिएक्शन बच्चों, क्या ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है? क्या ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक सुन लीजिए, कहीं भी पहचानिए एडिशन रिएक्शन को। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते समय पाई बॉन्ड आपको कम होता हुआ दिखे, एडिशन रिएक्शन तो डेड श्योर है। क्या पाई बॉन्ड कम हो रहा है? यस सर। यस सर। एडिशन रिएक्शन तो है। अब देखिए, हमने आपको बता रखा है हेल्पर, हेल्पर बताएं, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल, हेल्पर। यस सर। हेल्पर कहीं हो तो रेडिकल जरूर बनेगा। हेल्पर कहीं अगर हो तो रेडिकल जरूर बनता है। तो यहां पेरोक्साइड है हेल्पर के पी का, हेल्पर का पी पेरोक्साइड। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आपसे कोई पूछे, क्या मैकेनिज्म नाम दीजिएगा इसका? फ्री फ्री रेडिकल। रेडिकल फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रह जाएगा। फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। तो देखिए, चूंकि आप ऑब्जेक्टिव में जाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव में आप आने वाले हैं, तो ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन किस मैकेनिज्म से आगे बढ़ता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म रिएक्शन किस मैकेनिज्म से आगे बढ़ता है। दोनों के मैकेनिज्म एडिशन रिएक्शन को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रोफिलिक है, दूसरा फ्री रेडिकल है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को 2 और नाम देते हैं बच्चों। क्या क्या नाम पड़ता है इसका? और खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट, और एक और नाम है क्या? पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि बिना पेरोक्साइड के ये होगा ही नहीं। अब देखिए, इसमें रेडिकल बन रहा है, कहीं ना कहीं रेडिकल बन रहा है। तो रेडिकल बनाने के लिए बॉन्ड को होमोलिटिकली टूटना जरूरी होता है, ध्यान दीजिएगा। HF HCl HBr HI, रेडिकल बनाना है। फ्लोरीन और क्लोरीन, इतना आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाइज हम लोग जब आगे बढ़े तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन होता है। इतना सबको पता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं कि इनमें ये बॉन्ड जब भी टूटेगा तो हेट्रोलिटिक टूटेगा। हेट्रोलिटिक टूटने का मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, F माइनस निकलेगा और H प्लस निकलेगा। यहां पे Cl माइनस निकलेगा और H प्लस निकलेगा। तो HF और HCl में बॉन्ड का होमोलिसिस, होमोलिसिस मतलब एकदम बीच से टूटना, ताकि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकले, वो संभव नहीं होता है। इनमें तो रेडिकल जल्दी बनता ही नहीं है। और जब रेडिकल नहीं बनेगा तो ये रेडिकल का मैकेनिज्म नहीं शो कर सकते। HF और HCl रेडिकल का मैकेनिज्म इसलिए नहीं शो करते क्योंकि इन दोनों में होमोलिटिक क्लीवेज संभव नहीं है। HBr में है, HBr में है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ब्रोमीन तक आते आते थोड़ी कम हो जाती है। तो ये होमोलिटिक क्लीवेज देके H का रेडिकल बनाता है, Br का रेडिकल बनाता है और ये रेडिकल मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। HI में भी हो जाता है,
लेकिन HI H रेडिकल और I रेडिकल बना देता है। लेकिन I रेडिकल कार्बन और आयोडीन के साइज में बहुत अंतर है। I रेडिकल एल्कीन पे हमला नहीं कर पाता, I रेडिकल अपने दूसरे I रेडिकल से कंबाइन करके I2 का मॉलिक्यूल बना लेता है। तो I रेडिकल एल्कीन से रिएक्ट नहीं कर पाता। देखिए पूछा जाता है HFHCl HBr में HBr ही क्यों शो करता है, बाकी दोनों नहीं शो करते। HFHCl भी और HI भी एंटी मार्कोनिकॉफ शो नहीं करता, केवल और केवल HBr शो करता है। तो बाकी HF और HCl में होमोलिटिक क्लीवेज का होना एनर्जेटिकली बहुत संभव नहीं होता, इसलिए ये रेडिकल नहीं बनाते जनरली, इसलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं देते। HI बना लेता है लेकिन I रेडिकल से कंबाइन करके I2 का मॉलिक्यूल बनाता है, तो वो एल्कीन से रिएक्ट नहीं कर पाता। सबसे सक्सेस होता है कौन? HBr। इसलिए सारे हाइड्रोजन हैलाइड्स में HBr इज द ओनली वन जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनवाता है। तो बच्चों आज की क्लास का समय तो हो रहा है, आज की क्लास यहाँ पे रोकी जाएगी। आप लोग के पास ये नोट्स भेजेंगे, पढ़ लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भेजेंगे, देख लीजिएगा। और अगली क्लास में थोड़ा सा मार्कोनिकॉफ पे और डिस्कशन करेंगे विद सम ऑफ द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। सम ऑफ द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के साथ मार्कोनिकॉफ रूल को और डिस्कस किया जाएगा। बच्चों आज की क्लास यहाँ कंप्लीट करते हैं।